कर रहा हूँ, सामने देखना बेटा। तो कल हमने ये बजट वाली यूनिट स्टार्ट करी थी। कल मैंने पहले लेक्चर में समझाया था कि बजट का कॉन्सेप्ट, कि मोटा मोटा बजट जो होता है उसमें क्या क्या होता है। बजट एक स्टेटमेंट होती है जो एनुअली बनाई जाती है हर साल के लिए। उसमें गवर्नमेंट बताती है कि वेयर द मनी कम्स फ्रॉम एंड वेयर द मनी गोस। आने वाले साल में हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ हम उसे खर्च करेंगे, ये बताती है। तो बेसिकली दो साइड्स हो गई, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर। कल बात करी थी अपन ने, तो उसको समझा था कल अपन ने कि रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या, मतलब कमाई के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कहाँ से पैसा आता है। दो सोर्सेज होते हैं सर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। ऐसे ही खर्चे में भी दो प्रकार के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो पढ़ा था अपन ने, पूरा कॉन्सेप्ट समझा था उसका। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोलते हैं, कल जो फिर सेकेंड क्लास जो पढ़ी थी एक्स्ट्रा क्लास, उसमें मैंने ये पढ़ाया था आपको कि बजट का कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आराम से घर पे बैठ के एक फ्लो चार्ट बनाना, एक पेज पे आ जाएगा नॉर्मली फ्लो चार्ट बनाना, कि भाई छोटा शॉर्ट में कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ऐसे करके। समझ में आया? तो अच्छे से बनाना, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म है इसमें से, प्रोसेस वाले में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप मान के चलो। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे ना, तो जैसे मैंने कहा एक तो इसमें से आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। उसमें वो निकालना होगा फिस्कल डेफिसिट, या फिर आपका वो प्राइमरी डेफिसिट निकालना होगा, या रेवेन्यू डेफिसिट, कुछ ना कुछ निकालना होगा। ठीक है, वो सब आता है, एक क्वेश्चन उसका हो गया। एक आएगा जो आज वाले टॉपिक जो आज पढ़ाऊंगा, एक मैं इंटरनल पब्लिक डेट वाला, वो सब उनमें से एक आएगा। तो 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा, फटाफट से देखना। ये कल पढ़ाया था मैंने, द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, बजट कैसे बनता है, ये कल बताया था। तो आज बेसिकली मैं क्या करूंगा, वो जो कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना कि बजट के क्या सोर्सेज होते हैं, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पैसा जाता है, उसको लाइन टू लाइन हम रीड करके फिनिश कर देंगे हम। क्योंकि समझा तो मैंने कल दिया था 90% चीजें, सिर्फ आपको दिखाऊंगा, यहाँ से हाईलाइट कराऊंगा। अभी ऑलरेडी ये हाईलाइटेड पीडीएफ है, तो ये मैं अभी सेंड कर दूंगा, घर पे जाके आराम से इसमें से हाईलाइट कर लेना अपना। कहाँ गया हाईलाइटेड था ये, तो ये रहा। तो सुनिएगा सर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेवेन्यू के सोर्सेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, तो कमाई की बात चल रही है ना आज जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ध्यान देना बेटा सब लोग। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले याद रखना कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू मैटर्स होते हैं, सारा रेवेन्यू का जो हिसाब किताब है, ये कौन रखता है, कौन मैनेज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। समझ में आ गया? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच कम्स अंडर द एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, वही सारे रेवेन्यू मैटर्स को ओवरसी करता है, मतलब उसको मैनेज करता है। ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी दो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में भी 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है सीबीडीटी, एक होता है सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा ऑल टुगेदर डिफरेंट बोर्ड है, गवर्नमेंट की अलग बोर्ड है, डिपार्टमेंट है, जिसको बोलते हैं सीबीआईसी। क्या नाम होता है उसका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। समझ में आ गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, आई मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड कस्टम्स। आ गया? फुल फॉर्म भी आते हैं, याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, काफी पूछे जाते हैं। अच्छा सर, सीबीडीटी क्या करता है? अरे बताया ना भी क्या करता है। इट लिवाइज, लगाना, कलेक्ट करना, कौन सा टैक्सेस? सो सर डायरेक्ट टैक्सेस कैसे लगेंगे, कितने लगेंगे, कैसे कलेक्शन होगा, उसका कौन डिसाइड करता है? ये सब सीबीडीटी। सीबीआईसी क्या करता है सर? वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में डिसाइड करता है सारे डिसीजंस, कि कितना लगेगा, कैसे कलेक्ट होगा, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। ठीक है, आपका डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं भैया? 4 याद रखना, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। सीपीटी होता है ना। चलो ठीक है सर, फिर से वापस से डिटेल बोल रहा है। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स 2 प्रकार की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। याद करो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? ये वो कमाई है जिसको, जो कहां से आ रही है ना। क्या मैंने कुछ बेचा किसी को? नहीं। क्या मैंने कोई लोन लिया किसी से? नहीं। सर मैंने सर्विसेज दी है, उससे पैसा आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट वही होती है। तो याद रखना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और 2 रिसिप्ट्स कल बताया था मैंने, उसमें से लिख लेना यहाँ पे कि क्या होता है वो। तो क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स? ये वो रिसिप्ट्स होती है विच नीदर रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट नॉर क्रिएट्स अ
लायबिलिटी। मैंने किसी से कोई कर्जा थोड़ी लिया है, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट टैक्स का पैसा आ रहा है, मैंने उसका हक का पैसा है वो, तो समझ में आई मेरी बात। ऐसा कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है सर, एन हटा दो दोनों का, ठीक है। तो सर ये वो रिसिप्ट होती है, पैसा कहाँ से आया, मोटा पैसा होता है जो कभी कभार आता है, ठीक है। कहाँ से आता है, या तो गवर्नमेंट ने कोई एसेट बेची, रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, बोरो कर लिया पैसा, ठीक है। तो बोरोइंग से भी पैसा तो आ ही रहा है ना, रिसिप्ट तो है ही वो भी। तो याद रखना वो कौन सी रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट। और जो रेगुलर वाली होती है उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट के कहां से आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेगुलरली पैसा कहां से आता है सर, दो सोर्सेज से, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, सही बात है। तो टैक्स वाला रेवेन्यू भी तो होता है सर, टैक्सेस में देखो तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, ये तीनों कौन से टैक्सेस हैं, और ये कौन से टैक्सेस है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये सब कौन से हैं, वैट है ना, सीएसटी, सारे सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, सारे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज जो है हमारे देश में, भाई आप तो जानते हो कुछ राज्य हैं और कुछ यूनियन टेरिटरी भी हैं, तो उन टेरिटरी से भी पैसा आता है। आपका नई वाली सबसे लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, तो याद रखिएगा सब लोग। ऐसी पौंडीचेरी सुना होगा आपने, अंडमान निकोबार सुना होगा, ऐसे कई यूनियन टेरिटरीज हैं, चंडीगढ़ है, तो ऐसे करके ऐसे पैसा आता है। समझ में आ गई मेरी बात। और सुनिएगा भैया, सर सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मोदी जी के पास कितना पैसा बचा, कैसे निकलता है ये, तो सुनना बेटा, टोटल टैक्स कितना कमाई हुआ टोटल, वो देख लेते हैं। उसमें से किसको हिस्सा दे देते हैं, पहले छोटे भाई को, मतलब स्टेट का शेयर बांट देते हैं 41 समथिंग। वो देने के बाद में एक और चीज माइनस होती है, उसको बोलते हैं, लेस कर देते हैं, एनसीसीडी, नेशनल कंटिजेंसी फॉर कैलामिटी फंड। भाई नेचुरल अपने यहाँ देश में तो होती रहती है, कुछ ना कुछ कैलामिटीज आती रहती हैं, तो एनसीसीडी वो पैसा भी थोड़ा सा रख लेते हैं। उसके बाद जो बचा वो किसकी, कौन रख लेता है भाई, उसके बाद जो बचा वो किसका, सेंटर का हिस्सा, सही है। सेंटर का शेयर कैसे बचेगा, ऐसे, ठीक है। थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल बात को प्रैक्टिकल करने से जल्दी समझ में आती है बात। समझ में आ गई मेरी बात। तो क्वेश्चन पूछेगा, नेट सेंटर्स टैक्स शेयर कैसे आता है सर, टोटल टैक्स में से क्या डिडक्ट कर देते हैं सर, स्टेट का हिस्सा डिडक्ट कर देते हैं, फिर क्या डिडक्ट कर देते हैं, एनसीसीडी। फुल फॉर्म आ सकते हैं एनसीसीडी का, क्या होता है, अरे बोलो, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड। कोई भी कैलामिटीज हो जाती है तो यहां से पेमेंट करते हैं। उसके बाद तो ये हो गए सर टैक्स से। सर रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ रहे हैं अभी, वो वाली लेफ्ट वाली रेवेन्यू रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, बताया था मैंने आपको, कौन कौन सी, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, सही है। तो सर नॉन टैक्स से भी तो सरकार के पास रेगुलरली पैसा आता है। कहां से आता है रेगुलरली पैसा, एक आता है सर इंटरेस्ट से, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी क्या है, बाकी गवर्नमेंट्स को, कई देशों को क्या देती है, लोन देती है, तो बदले में ब्याज भी आता है। समझ लो, जब हम दूसरे देशों से बोरो करते हैं तो हमसे भी कई बोरो करते हैं, तो उससे ब्याज आता होगा सरकार के पास, ठीक है। ब्याज रेगुलर इनकम होती है, याद रखना, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू इनकम होती है। ऐसी सर सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, तो उसके पास भी डिविडेंड आता होगा। सरकार के भी कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, तो वहां से प्रॉफिट भी आता होगा, कोल इंडिया, एनटीपीसी, समझ रहे हो, ओएनजीसी सरकारी कंपनी नहीं है क्या, रेलवे, इनसे भी तो पैसा आता है, ठीक है। तो इनके जो प्रॉफिट्स है वो भी रेगुलर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आरबीआई है, आरबीआई के पास जो सरप्लस बच जाता है वो भी गवर्नमेंट का ही है। आरबीआई किसके लिए काम करता है, गवर्नमेंट के लिए तो करता है। ऐसे ही कुछ अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज आते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने क्या बोला था आपको, अरे वो ठुल्ले चालान काटते ना, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, सरकार का ही कौन सा इनकम है, अरे रेगुलर इनकम है। समझ में आ गई मेरी बात, फीस, फाइन, पेनल्टी, एक और बताया था एसचीट, ये रेगुलर इनकम है सरकार की, ठीक है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी से भी पैसा आता है सरकार के पास, ठीक है, खत्म। अब आओ कैपिटल, सर और भी कहां से आता है कि कहीं से रेवेन्यू इनकम आती है। सुनना, सरकार के जो ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो है, उसके अलावा आपने सुना होगा दूरदर्शन का चैनल है, तो सर उसमें बहुत सारे मैचेस वगैरह आते रहते हैं, मैच प्रसारित होते हैं, उसके टेलीकास्ट होते हैं, तो उसके भी तो पैसे आते हैं सरकार के पास। कमाई खूब तगड़ी है बेटा, कई बार जो वर्ल्ड कप के मैचेस है वो सारे दूरदर्शन पे आते हैं, अनशंट कमाई। समझ में आ गई मेरी बात, खूब पैसा आता है सरकार के पास। सर इसके अलावा सरकार जो है कई सोशल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज करती है, उससे पैसा आता है। जैसे वो आई चेकअप कैंप लगा देगी, 50-50 रुपए सबसे ले रही है, तो पैसा तो आता ही है,
ठीक है, हेल्थ केयर के कैंप्स लगाती है, एजुकेशन कैंप्स, हाउसिंग, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, टूर्नामेंट्स कराए। तो सर उसके भी पैसे आते हैं, तो टूर्नामेंट्स में वो स्पॉन्सर वगैरह नहीं होते क्या, पैसे नहीं आते क्या सरकार के पास, खूब पैसा है, समझ रहे हो। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक सर्विसेज भी करती है सरकार। सर ट्रांसपोर्ट से पैसा नहीं आता क्या, राजस्थान रोडवेज, समझ रहे हो, आपका रेलवेज, पैसा नहीं आता कि इनसे, पैसा आता ही है। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, एनर्जी, टेलीकॉम, बीएसएनएल, पैसा नहीं आता क्या, रेवेन्यू इनकम है सरकार की, रेगुलरली पैसा आता है। सर में आ गया। अब कैपिटल रिसिप्ट, सर कभी कभार जो पैसा आता है, मोटा पैसा, कहां से आता है सर, दो ही जगह से, या तो असेट बेचेगी गवर्नमेंट या कोई लायबिलिटी क्रिएट करेगी, सही है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, दोज रिसिप्ट्स विच क्रिएट्स एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और रिड्यूसेस एनी असेट, सही बात है। तो सर देखो, या तो गवर्नमेंट ने कोई असेट बेची, रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन देना, आपने लोन दिया तो ब्याज आएगा, असेट क्रिएट करी, बढ़िया असेट होगी, सालों के लिए ब्याज आया जा रहा है, आया जा रहा है, मस्त ब्याज कमा रहे हो, लेकिन उनसे वापस ले लिया लोन, रिकवरी ऑफ लोन, पूरा अमाउंट पूरा वापस ले लिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत लोन बांट के रखती है, तो जब वो लोन वापस आता है तो आपकी फाइनेंशियल असेट क्या हो गई, कम, अब थोड़ी आएगा ब्याज, समझ में आ गई मेरी बात। तो असेट कम हो गई ना सर बेसिकली आपकी, ठीक है, फाइनेंशियल असेट कम हो गई, FA लिख दो। फिर सर सरकार जो है वो कैपिटल और क्या है रिसिप्ट, सर गवर्नमेंट ने भी कई जगह इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं, कई कंपनीज में, कई जगह, तो उसको सरकार बेच देती है अपने स्टेक को, इसको अच्छा ठीक नहीं लग रहा है, बोले यार निकाल दो, तो निकाल देती है। देखा होगा आपने कभी, जैसे मान लो BSNL है, अभी मान लो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हो सकता है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बेच दे। अभी इंडियन एयरलाइंस भी तो बेच दी थी टाटा को, ऐसे बहुत सारे बेचती रहती है, तुमको नहीं पता होता सारा, समझ में आ गई मेरी बात। तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट, अब सोचो इन्वेस्ट करोगे तो खर्चा, पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, वो सरकार इन्वेस्ट कर रही, खर्चा हो गया, लेकिन उससे बेच रही है तो पैसा आएगा ना फिर, तो सिंपल सी बात है। चलो सर, तो ये होता है कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, डेट वाली और नॉन डेट वाली। ये कौन सी थी, नॉन डेट रिसिप्ट, कोई कर्जा थोड़ी लिया है मैंने, अपनी एसआईडी तो बेची, लोन दे रखे थे वापस ले लिए, अरे समझ में आई मेरी बात, ऐसा क्लियर है सबको, ऐसा समझ रहे हो। और क्या है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो खर्चा है, इन्वेस्टमेंट बेच दी तो पैसा आया ना, बेच के पैसा आता है, मोटा पैसा आता है। अब सुनना सर, डेट रिसिप्ट भी तो होती हैं, बिल्कुल, गवर्नमेंट कई बार पैसों की जरूरत होती है तो बाहर से बोरो कर लेती है, देश के अंदर से भी बोरो कर लेती है। तो सुनना, देश के अंदर से कहां से बोरो करती है, यहां से मार्केट से पैसा उठा लेती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स आरबीआई बेचता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बताया था ना आपको। आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत होती है तो ट्रेजरी बिल्स बेचता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये सब शॉर्ट टर्म वाली होती है, याद रखना। ऐसी शॉर्ट टर्म की एक और बताया था WMA, जब भी उसमें बताया था मनी सप्लाई वाली यूनिट के अंदर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जब भी पैसों की तनख्वाह बांटनी होती है, पैसे कम पड़ गए, शॉर्टेज, कहा किससे लिए थे, आरबीआई से, आरबीआई उसको उधार देता है, जिसको क्या बोलते हैं, WMA फैसिलिटी, वेज एंड मींस एडवांसेस। पढ़ो बेटा पढ़ो, मनी सप्लाई में पढ़ाया था यूनिट नंबर 2 में, समझ में आया। उनसे पैसे लेके फिर वो तनख्वाह बांटता है, तनख्वाह कहाँ जाएगी, उसके अकाउंट में जाएगी, याद कर लो, बताया था। फिर इसके अलावा स्टेट प्रोविडेंट फंड, जानते हैं सरकार के पास वो फंड भी होता है, प्रोविडेंट फंड, जो इंप्लॉइज है उनकी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा कट के प्रोविडेंट फंड में जाता है, उस पैसे को भी सरकार यूज कर लेती है। कई बार सरकार को पैसों की जरूरत है, आपके स्टेट गवर्नमेंट को या किसी को भी, थोड़े से मान लो 10-15 दिन के लिए पैसे शॉर्टेज हो गए, तो यहां से निकाल लेती है आपको बिना बताए। इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ता, विदाउट अप्रूवल ये पैसा आप सरकार यूज कर सकती है, समझ रहे हो। जब भी उसको कमी पड़ती है ना पैसों की, निकाल लेती है, वापस डाल देती है 15 दिन बाद। तुम तो बाद में लेने आओगे ना, समझ रहे हो, अभी थोड़ी लेने आते हो, तो जब नौकरी बंद करोगे तभी PF का पैसा निकालोगे, उससे पहले थोड़ी निकालते हैं कोई भी आदमी। चलो, तो ये देश के अंदर से बोरो करते हैं, और देश के बाहर से भी कई बार हम बोरो करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेट। क्या बोलते हैं, अब सुनना सर, 95% हमारे देश में इंटरनल डेट होता है, पता है आपको। बाहर से हम कम बोरो करते हैं। बोलो सर कम क्यों करते हैं बोरो, क्या रिस्क है बाहर से बोरो करोगे तो। अगर आप बाहर से बोरो कर रहे हो तो पहली बात आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी उन पे, आप उन पे निर्भर हो जाओगे, वो आपकी पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, फिर वो होता ही है। आज पाकिस्तान को अमेरिका क्या देता है, भीख में पैसे देता है, भीख में, उसके लिए तो भीख ही है वो। 500 करोड़ अमेरिका के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, भीख है। और वो आ जाता है 500 करोड़ में तो खुश हो जाता है वो वहां के राष्ट्रपति पाकिस्तान वाला, समझ रहे हो। तो देता है, लेकिन उसके देता तो है अमेरिका उसको भीख, लेकिन उससे वो काम करवा लेता है खुद के। खुद तो है ही पाकिस्तान, तो उसको बुरा वही बनता है पाकिस्तान,
समझ रहे हो? अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, अमेरिका भीख देता है किसको? अमेरिका को। ओ, अमेरिका पाकिस्तान को भीख देता है 500 करोड़ की, बोले ये 500 तो तू रख, तेरे लिए खुश हो जा, 500 और दे रहा हूं, इसके हथियार है ना बना के यूक्रेन को भेज। अब रशिया के सामने बुरा कौन बना? इतनी बुद्धि होती है इनमें, तो फिर आज ग्रोथ नहीं कर जाते क्या? भारत और ये भारत 15 तारीख को आजाद हुआ था, ये 14 को हो गया था, ग्रोथ नहीं हो जाता क्या? जो देश अभी 10 साल पहले बने आज वो भी डेवलप्ड हो चुके हैं, लेकिन ये भाई साहब इनके, खैर क्या ही बोले, पाकिस्तान है वो तो। वही वाली बात है, इफ यू देखो क्या होता है, सब में एनर्जी होती है, इफ यू इन्वेस्ट योर एनर्जी इन डिस्ट्रॉइंग अदर्स तो क्या होगा? खुद को ही डिस्ट्रॉय, यू विल अल्टीमेटली एंड अप डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। लेकिन आप अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओगे, अच्छी चीजों पे लगाओगे तो आप अच्छा ही करोगे। भारत ने कभी भी इतिहास के अंदर कभी भी पहला अटैक कभी किसी पे नहीं किया, पहला। और दूसरा क्यों किया? क्योंकि सर खुद को बचाना तो पड़ेगा ना, डिफेंड तो करेंगे हम, तो बस आज अपन ने अपनी एनर्जी सही जगह लगाई, उन्होंने अपनी एनर्जी से गलत जगह लगाई। पैसा उधार दूसरे से ले रहे हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उधार सब लेते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस करो ना उससे। उधार ले रहे हैं लेकिन हमें परेशान करने के लिए, अरे हमें क्या ही परेशान कर लोगे? हमें तो बम मारने की भी जरूरत नहीं है, पानी रोक देंगे तुम्हारा, धो भी नहीं पाओगे सुबह। समझ रहे हो मेरी बात? जब बाथरूम से नहीं निकल पाओगे बॉर्डर पे क्या जाओगे? समझ में आ रही है मेरी बात? मजाक नहीं कर रहा। आज 2 मिनट लगते हैं रोकने में। आज वो रोक क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि कुछ गलतियां हमारे, क्या है ना, कई बार होता है आदमी इमोशनल होकर ना ज्यादा वादे कर बैठता है, होता है ना, जैसे मान लो नई नई गर्लफ्रेंड बनी हो, बोलो और 7 जन्म निभाऊंगा समझ रहे हो? तो ऐसे ही हमारे एक वो थे प्रधानमंत्री, क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू, ओवर इमोशनल होके 1970 में ट्रीटी कर बैठे, इंडस वाटर ट्रीटी। अब ट्रीटी क्या होता है ना यार, एक बार साइन होगी ना फिर उससे पलटना मुश्किल हो जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने करी है ना वो, उसको भाई है माना वो राहुल गांधी के रिश्तेदार, लेकिन है तो भारत के प्रधानमंत्री थे तब, एज उस कैपेसिटी में उन्होंने वो ट्रीटी करी है। उस ट्रीटी को आज तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज 2 मिनट लगे पाकिस्तान को औकात दिखाने में। पानी नहीं होगा ना, सारा तो एग्रीकल्चर खत्म है, बिना पानी के कैसे होगा एग्रीकल्चर? पानी यहीं से जाता है, समझ में आ गई मेरी बात? हमारी ही नदियों का पानी वहां पे जाता है, रोक सकते हैं, और थोड़ा बहुत हम कर भी रहे ट्राई रोकने का, करना पड़ता है यार। उधर हमारी लड़ाई चल रही है, हमारे लोगों को मार रहे हैं, हम रोके भी ना पानी। जब पानी से काम चल सकता है बम क्यों मारे हम? सही बात है। चलो अब सुनिएगा, तो एक होता है नॉन डेट रिसिप्ट्स, एक होती है डेट रिसिप्ट्स। डेट वाली कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट बोरो करती है। बोरो कहां से करती है? मार्केट से भी कर सकती है, आरबीआई बोरो कर सकती है यहाँ से भी, और फॉरेन एक्सटर्नल डेट भी बोरो कर सकती है। डेट रिसिप्ट क्या होती है? असेट बेच के जो पैसा आया, सर लोन की रिकवरी करी सरकार ने या कोई डिसइन्वेस्टमेंट करी, पीएसयू खुद का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसको बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, पैसा आ गया। सर इसके अलावा और भी गवर्नमेंट के पास कमाई के साधन है, कैपिटल रिसिप्ट्स। गोल्ड बॉन्ड्स बेचती है सरकार, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स बेचती है, सेविंग बॉन्ड्स। इसके अलावा वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर लेती है कई बार, ठीक है। चलो तो ये तो एक कमाई की बात। अब खर्चों की बात करते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। अब सुनना, खर्चों को उनको कमाई को कौन मैनेज करता था? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये कौन मैनेज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी उसी मिनिस्ट्री में आता है, लेकिन इसका डिपार्टमेंट अलग है। समझ में आ गई मेरी बात? इसका डिपार्टमेंट अलग है। एक सेकंड रुकना। हाँ भाई देखो इधर सब लोग, सामने देखो, सामने देखो। पब्लिक एक्सपेंडिचर तो उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। देखो खर्चों, क्योंकि वैसे देश में रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्केर्स। अब सोचो अगर गलत अनप्रोडक्टिव वाले खर्चे, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिए तो सही वालों के लिए क्या पड़ेंगे? कम। रिसोर्सेज तो उतना ही है ना, गलत जगह लगा दोगे तो सही चीजों के लिए क्या बढ़ जाएंगे? कम। तो बहुत सोच समझ के उसे कंट्रोल करना, खर्चों को कंट्रोल करके चलना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर, क्योंकि सर खर्चे बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो? आप ही ट्रिप पे जब घूमने जाते हो तो अपन सोच के जाते हैं, बोलो नहीं यार 10,000 रुपये में काम हो जाएगा, निकले आप 10,000 सोच के लग जाते हैं भाई साहब 15-18,000।
तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे सरकार के भी लग जाते हैं। लेकिन सर सरकार के ज़्यादा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे तो सर काम वालों के लिए क्या पड़ेगा, कम। भाई अनप्रोडक्टिव ज़्यादा कर देगी तो बाकी प्रोडक्टिव के लिए क्या बढ़ जाता है, कम। तो उसे भी बहुत सोच समझ के मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल करना अपने खर्चों को, समझ रहे हो। क्यों, जैसे प्रोड्यूसर के होता है, खर्चे कम करेगा आउटपुट ज़्यादा आएगा तभी तो फायदा होगा, सही है। तो ऐसे सरकार की भी सोच होती है कि खर्चे कम से कम हो, कंट्रोल करें कॉस्ट को, आउटकम बढ़िया आए, सरकार कोशिश आउटकम बढ़िया नतीजे निकल के आए, तो ये सरकार की भी कोशिश होती है। इसके लिए वो मैनेज करती है, बहुत सोच समझ के खर्चों को भी मैनेज करती है, ठीक है। अब सुनना सर, तो इसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, उसे भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब सुनना सर, एक डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि हम इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे तो खर्चे खूब ज्यादा से ज्यादा हम करने जरूरी है, हमको भी हम खर्चे करेंगे खूब, गवर्नमेंट खर्चे करेगी, रोड बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, क्या होगा, क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी ना देश की, अच्छी बात है। तो एक डेवलपिंग देश है सर, खर्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा करने जरूरी है हमको, लेकिन ज़्यादा खर्चे करोगे और कमाई कम करोगे तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट भी तो हो जाएगा। देखो वही वाली बात है, अच्छा करने निकलोगे तो इधर भी तो घाटा हो रहा है ना। तो अब इन दोनों को क्या करना जरूरी है, बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो डेवलपिंग वाली बात पे ज़्यादा इंकरेज होके ज़्यादा खर्चे कर दिए तो, समझ रहे हो, जैसे मैंने कल बताया था, एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा दी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स कम, खर्चे ज्यादा बढ़ा रहे हो, बोलो देश में प्रगति करेंगे, अरे प्रगति के चक्कर में घाटा भी तो हो गया ना, इस घाटे से भी तो फ्यूचर जनरेशंस पे क्या बढ़ जाएगा, बर्डन। फिर इसलिए दोनों को हिसाब से करना बहुत जरूरी है, मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, इसीलिए तो याद रखो, अगर खर्चे ज्यादा करोगे तो ठीक है डेवलपमेंट तो हो जाएगा, लेकिन भाई उससे फिस्कल डेफिसिट भी तो बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, आने वाली जनरेशन में। तो इसलिए क्या जरूरी है, अब बैलेंस्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाना जरूरी है। मतलब कि कितना खर्चा करना है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, बहुत सोच समझ के खर्चे करना बहुत जरूरी है। अब सुनना, इसके लिए क्योंकि मैंने क्या कहा, देखो सर बहुत जरूरी है खर्चों को मैनेज करना। गवर्नमेंट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को बनाने चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो कम से कम कॉस्ट में क्या हो, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा, ऐसी जगह गवर्नमेंट को लगाने चाहिए। क्योंकि सर क्या होता है, रिसोर्सेज बड़े क्या होते हैं, स्केर्स। अनप्रोडक्टिव वाले ज्यादा करेगी तो किसके लिए कम बढ़ेगा, अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग लीड्स टू सिग्निफिकेंट। अब क्या क्या नुकसान हो सकता है बोलो, अगर गवर्नमेंट ज्यादा जरूरत से ज्यादा गलत वाले खर्चे कर दे, अनप्रोडक्टिव वेस्ट खर्चे कर दे, तो क्या क्या होगा फिर सर, उससे क्या नतीजे हो सकते हैं। अब आप देखो क्या क्या हो सकता है सर, इससे आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाएगी। सर लॉन्ग टर्म में कैसे इफेक्ट्स आएंगे देश में, नेगेटिव इफेक्ट्स, सिंपल सी बात है, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा कर दिया तुमने, आने वाली जनरेशंस पे क्या पड़ेगा, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, समझ रहे हो। लार्जर डेफिसिट्स हो जाएंगे, घाटे बढ़ जाएंगे तुम्हारे, फिर उसको भरने के लिए क्या करोगे, सरकार क्या लगाएगी जनता पे, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्स लगाने से डिमांड क्या हो जाती है, कम लो, तो अल्टीमेटली वही हो गया जो करने चले थे वो भी नहीं हुआ, लो, समझ रहे हो। तो वो वाली बात हो जाती है, देश को पीछे धकेलेगा, फिर ये अच्छी बात नहीं है ना, ज्यादा फिस्कल डेफिसिट भी होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर वो कहां से भरेंगे, भाई आम जनता भरती है और कौन भरता है। आज ये सरकार ये लोन ले तो लेती रही है ना, आज वो भजन लाल खर्चे करे जा रहा है, रोड खोदे जा रहा है, अच्छी वाली रोड होती है उसको खोद देता है, समझ रहे हो, बिल्कुल हाँ, मजाक लगा रखा है जनता के पैसे का यार। हमारे कॉलोनी में द रोड वॉज एकदम शानदार, सीमेंटेड रोड थी, सीसी रोड जो बोलते हैं इसको, सीमेंट से कंक्रीट सीमेंट से बनी हुई रोड थी। लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, फुल रोड, कम से कम इतनी डेप्थ वाली रोड जिसमें करीबन 1.5 फुट अच्छा एकदम पूरा बढ़िया बनी हुई थी, मजबूत, उसको तोड़ के फिर रोड बनाई है। क्यों, वो क्यों तोड़ी, क्योंकि वो तो पहले 5 साल पहले ही बनी थी, नया जो पार्षद बना था उसको खुद की भी तो कमाई करनी है, सही रोड को तोड़ के फिर रोड बनाई है। और ये सिर्फ मेरी एग्जांपल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जांपल है। आज आप और मैं कोई अगर गलती करें तो दुनिया लगाने के लिए बैठी कि यार ये देखो रो गलती कर दी। अपन कोई बिजनेस में गलती करें, कोई गलती करें, हो जाती है, लॉस हो गया, वहां तो नोटिस में आ जाता है, वहां तो सरकार आ जाएगी, लूट है ना, पुलिस वाले को भेज देगी अगर कर्जा नहीं चुकाया तुमने बैंक का। सोचो तुमने बैंक से लोन लेके बिजनेस किया, घाटे में चला गया, वहां तो आपको भाई परेशान करने के लिए आ जाएंगे गुंडे, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन सरकार ये जो अनप्रोडक्टिव खर्चे करी जाती है, इनका कौन हिसाब किताब लेता है, कोई नहीं भाई, ये थोड़ा हिसाब किताब दे रही है किसी को, समझ रहे हो। कोई भी अगर ये कर रहे हैं, किसने पूछा क्या, वो कुछ नहीं, तो समझ रहे हो। तो सरकार करती है ऐसे अनप्रोडक्टिव खर्चे, लेकिन इससे प्रेशर किस पे आएगा, आने वाली जनरेशंस पे तो आता है, भरता कौन है उनको,
ये थोड़ा ना बढ़ते हैं पॉलिटिशियंस, खुद की जेब से बढ़ते हैं क्या? अरे खुद की जेब से बढ़ते हैं क्या? किस पे डालते हैं उसका बर्डन? पे आम जनता पे, सिंपल सी बात है। तो फिर आने वाली जनरेशन पे बुरा प्रभाव पड़ता है सर। फ्यूअर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज एल्सवेयर। अब जब अनप्रोडक्टिव खर्चे ज्यादा कर दोगे तो एल्सवेयर सही जगह लगाने के लिए क्या पड़ेगा? फिर कम। ग्रेटर बर्डन इन फ्यूचर, टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा आने वाली जनरेशन पे, तो अच्छी बात नहीं है। सुनना, तो सर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मैनेज करता है सारे खर्चों को, इस तरीके से करता है कि कॉस्ट क्या हो जाए? कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल में रहे और आउटकम भी बढ़िया है, सही है। इसलिए खर्चों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, याद रखिएगा सर। उसके बहुत सारे काम है, ये फालतू के हैं, थोड़े से रीड कर लेना बस हल्के से। क्या काम करता है ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है? सर पढ़ाया था मैंने फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बहुत सारे एडवाइसेस, सजेशंस देता है, तो उनके सजेशंस को, रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करवाता है, मतलब उनकी बातों को लागू कराता है, उसका चेला है। समझ में आ गई मेरी बात? उसकी बातों को लागू करवाता है, इंप्लीमेंट करवाता है। और साथ में जो गवर्नमेंट के ऑडिटर्स होते हैं, जैसे आज नॉर्मल कंपनी है उनकी भी ऑडिटर होते हैं, तो वो तो सीए होते हैं आपके जैसे प्राइवेट वाले, लेकिन गवर्नमेंट की भी तो ऑडिटर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं सीएजी। सुना होगा तुमने सीएजी का ऑफिस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझ में आ गई मेरी बात? मेरा दोस्त है सीएजी के ऑफिस में ही है, राजस्थान के अंदर। दो दोस्त है, मतलब दोनों उसी में ही है। तो वो गवर्नमेंट के ऑडिटर हैं, तुम तो हो गए प्राइवेट ऑडिटर। वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को ऑडिट करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब वो जब ऑडिट करते हैं तो उसमें कमियां निकलती है, तो वो जो लिखते हैं उसको ऑडिट कमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ गई मेरी बात? तो ऑडिट कमेंट्स जो ये जो ऑडिटर्स देते हैं, इनको भी मॉनिटर करना कि ये ठीक कर रहे नहीं कर रहे, इनको भी कौन मॉनिटर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। बस ऐसे हल्का हल्का रीड करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस लेकिन रीड करना है सर। और क्या करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी यही मेंटेन करते हैं। आज आप अकाउंट्स, जैसे कोई भी कंपनी है उसके अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट। ऐसे ही सरकार का अकाउंटेंट कौन है? सरकार के अकाउंट्स, अकाउंटिंग कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सरकार के 3 अकाउंट होते हैं, कल बताया था मैंने आपको, याद करो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और एक पब्लिक अकाउंट। 3 अकाउंट होते हैं सरकार के, तो उसको भी तो मैनेज करना है। अकाउंट्स कौन बनाएगा उसके? ये बनाता है। इसके अलावा सर ये मदद करता है, इट ऑल्सो असिस्ट द वेरियस मिनिस्ट्रीज। कई सारे जो मंत्रालय हैं उनको मदद करता है उनकी कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, ठीक है। एंड साथ में आउटकम्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी जो खर्चे कर रही है इससे कुछ बढ़िया आउटकम निकले, इनको मैनेज करने में उसमें भी मदद करता है, ठीक है। आउटकम बढ़िया से बढ़िया है, कॉस्ट कम से कम लगे, ये तो ऑब्जेक्टिव होता है। अरे नहीं तो मैनेज ही क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि रिसोर्सेज अनसर्ट नहीं है ना सर, बहुत लिमिटेड होते हैं, स्कैसिटी होती है रिसोर्सेज की, तो बहुत सोच समझ के उसको खर्च करना होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है और आउटकम बढ़िया से बढ़िया आए, ये उनका मेन एम होता है। समझ में आ गई मेरी बात? फालतू बातें बाकी। अब इधर देखो सर, ये भी याद रखना सर, सरकार के जो खर्चे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें चल रही है। बजट किसका पढ़ रहे हैं अपन? सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अपने खुद के सेंटर्स ओन एक्सपेंडिचर, एक जिसको वो स्पॉन्सर करता है। बात समझना फर्क, जैसे मान लो एक मेरे खुद के खर्चे होंगे जो मैं खुद पे करता हूं, एक दूसरों के ऊपर खर्चे करता हूं। बात समझ गया कहने का मतलब? तो एक तो मेरे खुद के खर्चे हो गए पर्सनल, वो तो सेंट्रल ओन एक्सपेंडिचर हो गए। ऐसे ही वो जिनको स्पॉन्सर करता है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसमें ये भी मदद कर देता है। आप समझ गए कहने का मतलब? समझ गए ऐसा? तो सुनो, तो एक तो सेंटर के खुद के खर्चे होते हैं सर, कौन कौन से? ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ज्यादा नहीं। तो याद रखना क्वेश्चन ये आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो कितनी कैटेगरीज में बढ़ते हैं? सर 6 कैटेगरीज में। बोले सर ये तो 2 ही दिख रही है। अरे ढंग से देखो, 6 है, 2 के अंदर कितने कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 प्रकार के खर्चे होते हैं, उनको भी अगर डाल दें कैटेगरी में तो 2 हो गए, एक उसके खुद के और जिनको वो स्पॉन्सर करता है। खुद के कौन से हैं सर? सर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? आज जितनी भी ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट्स है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, कैसे चल रहे हैं? खर्चा तो करना पड़ता है ना सर, बिना खर्चे के थोड़ी चलते हैं। तो इनका जो खर्चा है उसको क्या बोलते हैं? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। अरे नहीं समझे? अरे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कहां से चल रहे हैं? पैसे से, खर्चा तो लगता है, उनको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। उसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स,
सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की जो स्कीम्स है, CSE शॉर्ट में बोलते हैं, CSE, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो खुद की स्कीम्स है वो तो खुद की है ना, तो उसको भी खर्चा लगता है। और 1 2 3 1 2 3, फिर अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडिंग CPSEs, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर स्कीम्स होती हैं, एंड ऑटोनॉमस बॉडीज। अरे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक कंपनीज, गवर्नमेंट की कंपनीज, ठीक है, कोल इंडिया, ONGC, BSNL, खर्चा इनमें नहीं लगता क्या? सिर्फ कमाई होती है, सिर्फ खर्चे भी तो लगते हैं, तो इनके भी तो खर्चे हैं सर। सर मैं ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, आपका नाबार्ड है, RBI है, इनके खर्चे भी तो होते हैं, खर्चे तो इनके भी हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के खुद के खर्चे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओन एक्सपेंडिचर्स। अब जिनको वो मदद करता है, मदद किसको करता है? जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल राजस्थान गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, अब भजन लाल जी की स्कीम है, तो मोदी जी भी मदद कर ही देते हैं कई बार। अरे आई बात समझ में? ऐसा। इसके अलावा नंबर 2, सर फाइनेंस कमीशन कई बार कुछ बोलता है, फाइनेंस कमीशन पढ़ा था, फाइनेंस कमीशन बोलता है कि भाई उन गवर्नमेंट्स को आपको मदद करनी है। बताया था ना कंपलसरी ग्रांट्स, कंपलसरी ग्रांट्स याद करो, आर्टिकल 292 था या कौन सा था? कंपलसरी ग्रांट्स टू द स्टेट्स, याद करो, आर्टिकल की लिस्ट बताई थी, एक 8 आर्टिकल थे उसमें, बेटा वो याद होनी चाहिए सबको, कौन सा आर्टिकल किसका है, 275 किसका था, सरचार्ज का, ऐसे याद होना चाहिए, पढ़ाया था ना उस दिन इसकी यूनिट नंबर 1 में। बेटा इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े थोड़ी आएगा नंबर, और एक बार पढ़ने से नहीं आता, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हो? इधर देखो, इसके अलावा अदर ट्रांसफर टू स्टेट्स, इसके अलावा और भी कई बार वो अपनी मर्जी से भी ट्रांसफर कर देता है, एक तो जो उसको फाइनेंस कमीशन ने कहा देने के लिए, प्लस अपनी इच्छा से भी दे देता है कई बार ऐसा। चलो, तो क्या होते हैं एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, बता दिया उसने। सर गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, जितने भी ऑफिसेस होते हैं उनके खर्चे को बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स क्या होती हैं? CSE, वो सेकंड नंबर का आइटम ऊपर वाला, वो क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की स्कीम्स होती हैं, विच आर फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है। अब सुनना, ये ऊपर देखो, कल हमने पढ़ा था जब हम बजट बनाते हैं, चाहो तो आपको दिखा दूं, कल जब हम बजट बनाते हैं तो बजट में क्या होता है? प्री बजट कंसल्टेशन। बजट बनाने से पहले क्या करते हैं? सारी मिनिस्ट्रीज, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे राज्य, यूनियन टेरिटरीज, इन सबसे क्या मांगा जाता है? इनका एस्टिमेट, कि भाई तुम्हारे क्या खर्चे होंगे, हमको एस्टिमेट भेजो। सबसे राय मशवरा किया जाता है, याद करो, प्री बजट कंसल्टेशंस। तो बजट बनाने से पहले क्या होता है? अरे प्री बजट कंसल्टेशन, देखो आंखें खोलो, कल भी बोला था, ये लिखा हुआ, द फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड्स प्री बजट कंसल्टेशंस विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ, इंडस्ट्रियल बॉडीज, फार्मर ग्रुप्स, लेबर यूनियंस, नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव्स, इकोनॉमिस्ट, इन सब के साथ राय मशवरा किया जाता है। सारे मंत्रालय जितने भी, एग्रीकल्चरल मंत्रालय, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट, एविएशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, सब सारे मिनिस्ट्रीज से एक क्या मंगाया जाता है कि भाई तुम्हारे क्या खर्चे होने वाले हैं, हमको एक आइडिया लिख के भेजो। तो फिर इनको अप्रूव कौन करता है? सारी मिनिस्ट्रीज के खर्चों को अप्रूव कौन करेगा? ये आता है क्वेश्चन। तो इनको पैसे कब मिलेंगे? आफ्टर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। किस मिनिस्ट्री को कितने पैसे देने कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस मिनिस्टर आपके देश का। तो याद रखना, ये लिखा हुआ है, ये रहा, ये जो बीच का पैराग्राफ है। तो याद रखना बेटा, इन द प्री बजट मीटिंग्स चेयर्ड बाय, कौन चेयर करता है उसको? सेक्रेटरी, मतलब आपका फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करता है। सबसे रिक्वायरमेंट ले लेते हैं उसके अंदर, उसको रिव्यू करते हैं, एंड आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर्स अप्रूवल, उसके पहले किसी को पैसा नहीं दिया जाता है। तो किसके अप्रूवल से मिलता है? कितना पैसा मिलेगा कोई भी मिनिस्ट्री को, कितना देना है, कौन डिसाइड करता है, कौन अप्रूव करता है? फाइनेंस आ गया। तो आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूवल द प्रोविजनल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स आर शेयर्ड विद द मिनिस्ट्रीज। तो वही अप्रूव करते हैं, याद रखिएगा, उसके बिना पैसे नहीं मिलते। ठीक है, खत्म, ये हो गया खत्म। इसके बाद अब एक्स्ट्रा क्लास आज जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके पब्लिक डेट मैनेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, किसी ने कभी नहीं पढ़ा 12वीं क्लास में, आज एक्स्ट्रा क्लास है, आज ही खत्म हो जाएगा पूरा, हो सकता है जरूरी नहीं 1 घंटा लगे, उससे पहले भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है सर। अब इसके अलावा अब देखिएगा, कल अपन वो पढ़ रहे थे ना बजट, तो बजट में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा वो कुछ रह गए थे कल, वो दिखाता हूं आपको। जैसे कल आपको याद होगा कि फॉर्मूला, वो जो न्यूमेरिकल्स वाला बता रहा था आपको पार्ट, देखो बजट याद रखना बेटा, बजट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, सरप्लस बजट,
फिर बैलेंस बजट और एक डेफिसिट बजट, ठीक है, या बजट डेफिसिट भी बोलते हैं उसको। सरप्लस बजट कब आता है? जब कमाई हो ज्यादा, किससे? खर्चों से, सही है। तो व्हेन टोटल रेवेन्यूज आर मोर देन द टोटल एक्सपेंडिचर्स, उसे सरप्लस बजट कहते हैं। बैलेंस बजट कब होता है? जब दोनों बराबर होते हैं, जितनी सरकार की खर्चे उतनी की कमाई है, तो बैलेंस बजट हो गया। डेफिसिट बजट क्या बताया था मैंने कल? जब खर्चे ज्यादा हो, किससे? कमाई से, सही है। अब सुनना, इसको थोड़ा ओपन अप करेंगे आज, तो उससे डेफिसिट बजट आ जाता है। घाटा कैसे आता है? ऐसे तो आता है, खर्चे ज्यादा है भाई, मान लो सरकार के, खर्चे कैसे आते हैं? दोनों जोड़ के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस, सही बात है कि नहीं है। कमाई भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? रेवेन्यू रिसिप्ट और, सही बात है क्या? पक्का? अब सुनना, ठीक है सर। उसके बाद आपने क्या पढ़ाया था कल? एक देखो, ये डेफिसिट बजट है, या इसको टोटल डेफिसिट भी बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ रेवेन्यू वाली कमाई लूं और रेवेन्यू वाले खर्चे लूं, तो कौन सा डेफिसिट आ जाएगा? रेवेन्यू का डेफिसिट। भाई समझ रहे हो? कैपिटल वाला नहीं, ठीक है। ऐसा अकाउंट्स के अंदर भी बोलते हैं ना, एक वो कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग प्रिंसिपल, याद है? कोई बताएगा मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, करंट एक्सपेंसेस शुड बी मेट आउट ऑफ करंट इनकम्स, सही है क्या? करंट एक्सपेंडिचर्स को करंट इनकम से मैच आउट करना चाहिए, सही है कि नहीं है? अब मेरी बात समझो, तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ रेवेन्यू ले लूं, अरे बताओ, अगर रेवेन्यू खर्चे ज्यादा हैं सरकार के, करंट वाले खर्चे हैं ज्यादा और करंट वाली इनकम है कम, तो क्या आ जाएगा सरकार में? रेवेन्यू डेफिसिट। कैसे आता है सर? मान लो सरकार के रेवेन्यू खर्चे कितने हैं, मान लो 500 करोड़, और कमाई कितनी है? सिर्फ 350 करोड़, तो बताओ रेवेन्यू में कितना घाटा हुआ? 150 करोड़, सही है जी। ऐसे ही अगर मैं कैपिटल के कमाई और कैपिटल का खर्चा ले लूं, तो कैपिटल डेफिसिट आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो कैपिटल डेफिसिट कैसे आता है बताओ? कैपिटल डेफिसिट कैसे आता है? दोनों जोड़ दो, कैपिटल के रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे? कैपिटल की कमाई से, सही है। तो सपोज कैपिटल में खर्चे कितने हुए आपके? मान लो आपके 1000 करोड़ या 1100 करोड़, कमाई कितनी हुई? सिर्फ 800 करोड़, तो 300 करोड़ का घाटा यहां भी लग गया तुम्हारा। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल डेफिसिट। तो बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट जोड़ के क्या आ जाएगा? टोटल डेफिसिट। बताओ टोटल डेफिसिट कितना आया? अरे 300 और 150 कितना हो गया? 300 और 150 कितना हो गया? 450। और 150, ठीक है। तो ये हमारा टोटल डेफिसिट हो गया। अच्छा, तो अब ऊपर अगर हम वैसे भी तो निकाल सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं ऊपर, बताओ टोटल एक्सपेंडिचर देख लो, वहां पे भी 450 आना चाहिए। जरा देखो कैसे करेंगे सर? दोनों खर्चे जोड़ दो, खर्चे दोनों, खर्चे किधर है? 500 और, सही है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया बेटा? अरे रेवेन्यू वाला है 500, 500 प्लस 1100, तो टोटल खर्चे कितने हो गए? 1600। टोटल कमाई कितनी हो गई सर? कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट 800 और 350 कितना हो गया? 350 और 800 कितना हो गया भैया? 1150। 1150 माइनस 1600 कितना होता है बेटा? 450, सही है क्या? ऐसे आता है। तो बस ये बात कल रह गई थी बतानी, है ना। लेकिन अच्छा, वो असली डेफिसिट किसको बोलते हैं सर? फिस्कल डेफिसिट। असली में सर क्या है ना, अभी आप वो जो कमाई ले रहे थे उसमें तो टोटल कमाई ले रहे थे, लेकिन उसमें से किसको खुद का नहीं मानना चाहिए? डेट वाली रिसिप्ट को खुद का नहीं मानना चाहिए। तो असली डेफिसिट तो उससे निकलता है। कैसे निकलता है बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, सर टोटल रिसिप्ट को थोड़ा ठीक कर दो, उसमें क्या मत लो, सारी ले लो, लेकिन एक्सक्लूडिंग डेट रिसिप्ट्स, या बोरोइंग भी बोलते हैं उसको। तो बोरोइंग के अलावा सब जोड़ लो आप, क्योंकि सर वो बोरो किया है आपने, वो आपका खुद का कैसे कह सकते हो आप? सही है क्या? एक और बात सुनना बेटा, तो ये होता है ना। अब कुछ भी नंबर ले लेते हैं अपन। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट के खर्चे हैं कितने? मान लो 1150 खर्चे हैं। गवर्नमेंट की कमाई कितनी है? अब सुनना, अभी कितनी थी? अच्छा उल्टा कर दिया, सॉरी।
अच्छा सुनो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं इफ इन द अबव एग्जाम्पल ऐसे लिख देता हूं, इफ इन अबव एग्जाम्पल, मैं क्या कर रहा हूं, if in the above example the borrowings are 50 करोड़, 150 करोड़, चलो नहीं 50 ठीक है, चलो 80 ठीक, 80, अरे बोरोइंग कितना है, 80 करोड़ है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर बोरोइंग 80 करोड़ उसमें जुड़ा हुआ है, अब मेरे को तो, मैं तो कह रहा हूं मेरे को ना ये टोटल डेफिसिट मत बताओ 450, मुझे तो असली वाला बताओ, असली वाला। असली वाला कैसे निकालोगे सर? खर्चे तो वही है, खर्चे तो वही है, कितने थे खर्चे? 1600, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, रेवेन्यू प्लस कैपिटल था ना 500 और 1100, कितना थे? 500 1100, रेवेन्यू प्लस कैपिटल 1600 है, वो तो सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा सर। लेकिन रिसिप्ट अब चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि आपने वो टोटल रिसिप्ट कितनी लिखी थी, देखो उसमें 350 तो क्या थी, रेवेन्यू वाली, वो तो एज इट इज रहेगी, बट कैपिटल वाली कितनी थी? लेकिन सर वो 800 में क्या जुड़ा हुआ है, 80, वो उसको हटाओ ना सर, कैपिटल रिसिप्ट में से डेट वाली हटाओ ना सर। बात समझ में आई मेरी बात? ऐसा, बाकी डेट वाली हटा दो आप। तो बताओ कितने का हुआ घाटा असली? 1600 माइनस कितना हो गया बेटा? 800 माइनस 80 कितना होता है? 720, 720 और 50 होता है 780, तो 1180, 1080, 1070, ऐसा कर दिया क्या मैंने? मैथ्स गलत कर दिया? 800 माइनस 80 720, 7 हाँ 70 सॉरी, तो 1070, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा ये? 500, 530। असली घाटा कितने का हुआ है बेटा? सर वो वाला तो उसमें तो वो आपकी डेट रिसिप्ट जुड़ी हुई थी ना, वो आपका थोड़ी था पैसा। समझ में आई क्या मेरी बात? अच्छा अब सुनना, ये पैसे कम पड़ रहे हैं देश में करंट ईयर का, इस ईयर का ये, अब इसको गवर्नमेंट कहां से भरेगी बताओ? घाटा हो रहा है ना ये देश के बजट में, अब खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना सर, खर्चे तो ज्यादा ही कर रही है, करने जरूरी है, पैसे हैं कम, कहां से लाएगी 530 करोड़? बोरो करेगी। कहां से बोरो कर सकती है? कहीं से भी कर सकती है, इंटरनल डेट भी और एक्सटर्नल डेट भी है, तो बोरोइंग्स। तो याद रखना, ये जो फिस्कल डेफिसिट का घाटा होता है, सरकार क्या करेगी फिर? इट विल बोरो इट फ्रॉम कहीं से भी। तो याद रखना, बोरोइंग्स करके फाइनेंस करेगी। और क्या कर सकती है? एक घाटे को कहां से भरेगी? फाइनेंस फ्रॉम दी बोरोइंग्स, या फिर छाप भी तो सकता है आरबीआई, डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्या बोलते हैं उसको? प्रिंट भी तो कर सकता है। मेरे को पैसों की जरूरत है, या तो बोरो कर लूं या छपवा लूंगा ना, आरबीआई से छाप देगा, और क्या दिक्कत है? आजकल तो बराबर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा रखो और छाप दो। समझ में आया? डेफिसिट फाइनेंसिंग, कई देश ये भी काम कर लेते हैं। जब मेरे पास छापने की मशीन है तो क्यों बोरो करूं? दोनों रास्ते होते हैं, तो याद रखिएगा फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग्स। एक बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, तो याद रखना फिस्कल डेफिसिट जनरली कहां से घाटा भरते हो आप? अरे जनरली तो नॉर्मली कहां से करते हैं? बोरो कर लेते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स, ये बात याद रखिएगा। कहने का मतलब समझ में आया? भाई घाटा बढ़ गया, कमी बढ़ रही है पैसों की, कहां से करोगे? बोरो ही तो करोगे। ऐसा समझ में आ गया क्या? पक्का? ऐसा। तो ये बात रह गई थी बेटा, न्यूमेरिकल में कई बार आ जाता है। इसके अलावा क्या बचा है वो देख लेते हैं। उतना ही बच्चा होगा कि मेरे ख्याल से जो एक क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। ये रीड आउट करना है। अच्छा ये सब पढ़ाने की जरूरत है क्या? क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पढ़ा चुका हूं। अरे कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट दो प्रकार की होती है ना, कैपिटल और रेवेन्यू। खर्चे भी दो प्रकार के, रेवेन्यू और कैपिटल। बताओ रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? वो पैसा जो कहां से आया है सर? ना तो गवर्नमेंट ने कोई एसेट रिड्यूस करी है, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया, रेवेन्यू क्या, नीचे नीचे नीचे। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? ना आपने किसी से कोई लोन लिया है, ना आपने कोई लायबिलिटी क्रिएट करी है, विच नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस असेट्स। सही है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है सर? ये सरकार की बड़ी वाली कमाई होती है, मोटी वाली कमाई। मोटा पैसा कहां से आता है सर? या तो गवर्नमेंट ने कोई असेट्स बेची है, या गवर्नमेंट ने कोई बोरो कर लिया है। क्लियर है क्या? पढ़ा चुका हूं सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स, पढ़ा चुका हूं। और कैपिटल रिसिप्ट कितने प्रकार की होती है? दो, डेट रिसिप्ट और, अरे वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डेट रिसिप्ट और नॉन डेट रिसिप्ट। रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, डिसइन्वेस्टमेंट, ये तो असेट कम हो गई, या फिर आपने क्या कर दिया? बोरोइंग्स कर ली।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से कुछ असेट क्रिएट होता है क्या? नो। क्या कोई लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ? नो। तो सर ये क्या होती है? विच डज नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स, विच डज नॉट क्रिएट असेट्स। सर ना तो कोई असेट क्रिएट हुआ, ठीक है, एंड ना कोई लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ। समझ में आ गई? नॉर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी। तो याद रखिएगा, विच नीदर क्रिएट्स असेट ऑफ द गवर्नमेंट नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी। आर डी मतलब, आर मतलब रिड्यूसेस, आर एन आर, लाइबिलिटी मतलब एल लिख लो, एल एल एल, बिटोर नहीं रहा, नहीं आया समझ में? नहीं आए तो पूछ लेना दीदी, ऐसे बैठे ऐसे बताएंगे, पैसे लिए हैं पूरे बताएंगे। जरूरी नहीं कि अभी पूछना, आप चाहो तो लिख के भी रख सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, बाद में दिन आने वाले तब भी कुछ भी डाउट आ रहा है पूछो ना, क्या दिक्कत है? वो दिन काय के लिए होते हैं, इसलिए तो होते हैं, समझ रहे हो? अभी हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप पढ़ोगे तब और डाउट्स बढ़ेंगे। डाउट्स तो तभी आएंगे ना जब आप पढ़ोगे, जब आप क्वेश्चंस करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो सरकार के खर्चे होते हैं रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल खर्चे क्या होते हैं? बड़े वाले खर्चे। इनको करने से क्या होता है सर? या तो असेट्स क्रिएट हो रही है, क्रिएट एनी असेट्स, या फिर सरकार ने क्या किया? अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट किया है, भुगतान किया है। तो या इनसे असेट्स बढ़ती है ये खर्चे करने से, या आपकी लाइबिलिटीज क्या हो जाती है? कम। और ऊपर वालों से कुछ नहीं होता, ना तो असेट बढ़ी ना लाइबिलिटी क्रिएट हुई, ना लाइबिलिटी का कोई पेमेंट भुगतारा हुआ कुछ। समझ में आया? तो मतलब उस खर्चे, वो खर्चे तो क्या है? बस वो जिंदा रहने के लिए जरूरी है सर, मेंटेनेंस के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए लगते हैं। आज हम हर महीने डोकरे को रेंट दे रहे हैं, क्या हमारा कोई एसेट क्रिएशन हो रहा है क्या? नहीं, सालों से दे रहे हैं, अभी भी एसेट तो नहीं की है ना। तो फिर ये खर्चे देने से सर एसेट क्रिएट नहीं होती, ना कोई कर्जे चुका रहे हैं, हम बस दिए जा रहे हैं। आगे ना बात समझ में? ये क्या होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो खर्चे जिनसे, अब ये हमने सिस्टम लगाया है ना, ये सब फर्नीचर वगैरह, ये सिस्टम्स लगाए, ये क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, मोटा खर्चा है, समझ रहे हो? ये सिस्टम्स और ये कैमरा वैमरा 5-10 लाख का सेटअप होता है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये खर्चे करने से हमारी क्या बढ़ी? असेट। आया बात समझ? ऐसा होता है। तो ये सब बढ़ा चुका हूं बेटा मैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब रेवेन्यू के खर्चे किससे ज्यादा हो? रेवेन्यू की कमाई से। अरे आना ना, अभी दिखाया था ना, फॉर्मूला निकाला था। अरे ये रहा रेवेन्यू डेफिसिट, ये बीच वाला। जब रेवेन्यू के खर्चे ज्यादा हो किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट से। कैपिटल डेफिसिट क्या होता है? जब कैपिटल के खर्चे ज्यादा हो किससे? कैपिटल की रिसिप्ट से। तो थियोरिटिकल हो गया, बस ये रीड करना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है सर? इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। बजटरी डेफिसिट क्या होता है सर? ये टोटल डेफिसिट होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, सारे जुड़ जाते हैं इसमें। तो टोटल वाला आ रहा है, तो जो गलत वाला दिखाता है ना, वो 600 करोड़ दिखा रहा था ना तुम्हारा, असली में 600 था या 450? 450। कितना आया था तुम्हारा वो? तो सॉरी, तो ये 450 दिखा रहा था ना, ये है बजटरी डेफिसिट। ये तो गलत दिखाता है सर। असली डेफिसिट कौन दिखाता है? फिस्कल डेफिसिट। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे? टोटल रिसिप्ट से। सारी लेते हैं इसमें तो, है ना, लेकिन फिर असली वाला निकालते हैं सर। असली वाला कौन सा होता है? फिस्कल डेफिसिट। ये कैसे निकालते हैं सर? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग, वो नहीं लेते, डेट रिसिप्ट्स नहीं लेते, ठीक है। तो इट इज द एक्सेस, मतलब डिफरेंस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग, यही असली डेफिसिट होता है, याद रखना। फॉर्मूला लिखा हुआ है सब, ठीक है, ये सबके फॉर्मूले। फिस्कल डेफिसिट कैसे आता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और कैसे निकाल सकते हो सर फिस्कल डेफिसिट? सर रेवेन्यू वाले जोड़ लिए और वाले जोड़ लिए, ऐसे भी कर सकते हो आप, याद रखना। तो फिस्कल डेफिसिट कैसे? रेवेन्यू वाला डेफिसिट निकाल लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये कौन सा डेफिसिट आ जाएगा? फिस्कल। भाई रेवेन्यू वाला निकाल लिया, कैपिटल, ये कैपिटल वाला आ गया ना इससे, तो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट। अरे रेवेन्यू वाला डेफिसिट प्लस कैपिटल वाला डेफिसिट क्या आ जाता है? फिस्कल डेफिसिट आ गया। समझ में आ गया सभी को? चलो, तो बस अभी उतना ही बचा है, जितना भी एक्स्ट्रा क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। हो सकता है पूरा 1 घंटा ना भी लगे, तो उससे कम में हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास होएगी, वो तो पता ही होता है आपको, ठीक है। याद से करना ही करना है बेटा ना। आज ये फिनिश हो जाएगा, कल जो 4th यूनिट है
कल के कल ही खत्म हो जाएगी वो, पहली क्लास सुबह, एक्स्ट्रा क्लास शाम वो दिन में, एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं वो, 2 लेक्चर में खत्म है। समझ में आया? अगर एक साथ कोई 1.5 घंटा देते तो 1.5 घंटे में खत्म कर दूं मैं तो, लेकिन एक साथ 1.5 घंटा चाहिए होता है फिर वो, लेकिन अपना तो 1 घंटा भी पूरा नहीं होता। चलो समझ में आ गया?